अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे जो है वो हम लोगों ने वैसे तो ये एक्सरसाइज कर ली थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैडम एक दफ़ा आप खुद जो है वो इसको रिव्यू करवा दें, क्योंकि अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज यही है और आपके मिड टर्म में जो है वो जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं मैं उसी में से ही ज़्यादा क्वेश्चन दूंगी, तो इसलिए एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है वो मैं सिर्फ आज स्पेशली ये लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रही हूँ, ताकि एक्सरसाइज जो है वो रिपीट हो जाए और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, so here question number 1 is A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C। आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होता है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे जी हमने एलिमेंट तो लेफ्ट हैंड साइड से उठाया था, लेकिन वो राइट हैंड साइड से भी बिलोंग कर गया। ठीक है, इसी तरह ही हम जो राइट हैंड साइड से फिर एक एलिमेंट लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे बिलोंग कर जाएगा। तो जब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन करने हैं उसमें हमने यही स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करनी है। ठीक हो गया। और ये जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में शेयर की थी, आप लोग कोशिश करें कि अपने भी क्वेश्चन इसी से रिव्यू कर लें ताकि सबका मैच हो जाए, किसी के लिए कोई चीज़ डिफरेंट ना हो पेपर में और मुझे चेकिंग में भी फिर आसानी होगी। अच्छा, अब हमने एक्स ले लिया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन है, इसका मतलब है कि एक्स ए से भी बिलोंग कर गया और एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग कर गया। अब वो पहली बात क्या करेगा, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ए में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हम ए का यूनियन बी के साथ लें तो एक्स उसमें भी होगा। इसी तरह अगर एक्स ए में है तो वो ए यूनियन सी में भी होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे जहन में कैसे आएगी? ये चीज़ हमारे जहन में राइट हैंड साइड को देखते हुए आती है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हमने कैसे इसके साथ लिंक बना दिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी में अगर जैसे हमने बताया था कि अगर ए में पड़ा तो ए यूनियन बी में भी होगा, इसी तरह अगर ए में है तो ए यूनियन सी में भी होगा। और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसका मतलब अगर वो दोनों की यूनियन में एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उनके ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन में भी पड़ा होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लिया था जो कि राइट हैंड साइड से भी बिलोंग कर गया। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे मजीद ये कंफर्म हो गया, ये इम्प्लाइज आना, इम्पल्स नहीं आना, इम्प्लाइज IMPLIES कि ए यूनियन बी में भी वो एलिमेंट कंफर्म पड़ा हुआ है और ए यूनियन सी में भी कंफर्म वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास क्या हो गया कि एक्स जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सबसेट हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को हम लेंगे और फिर एक एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग कर जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी भी आ जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी में भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में भी पड़ा है, एक्स बी में भी पड़ा है और एक्स सी में भी पड़ा है। ठीक है, तीनों में पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर एक्स ए में ना पड़ा होता तो एक्स ऊपर से वो जैसे ऊपर वाली कंडीशन वो कह रहे हैं कि एक्स ए यूनियन बी में भी पड़ा हुआ है और एक्स ए यूनियन सी में भी पड़ा हुआ है। तो देखें ए का यूनियन हमने बी के साथ भी ले लिया और ए का यूनियन हमने सी के साथ भी ले लिया। ठीक है, अब हमने बेसिकली प्रूफ तो ये करना है ना कि बी इंटरसेक्शन सी में भी वो पड़ा हुआ एलिमेंट। अब देखें ये ए यूनियन बी में, इसका मतलब ए और बी दोनों में है। अब ए यूनियन सी में, तो इसका मतलब ए और सी दोनों में वो एलिमेंट जो है वो एक्स पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि वो एलिमेंट बी में भी है और सी में भी है। अगर बी और सी में है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, बेशक आप इसको ओमिट कर दें या फिर इफेक्ट्स डज नॉट बिलोंग्स टू इट या लिख भी लें तो इट्स ओके। तो इसका मतलब वो बी और सी के इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है।
ठीक है। अगर वो बी और सी के इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ तो ऑब्वियसली अगर हम उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो वो इस सारी चीज़ में भी पड़ा होगा जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो इधर से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2 ये प्रूफ हो जाएगा जी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करेंगे, इन जनरल हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो ए से बिलोंग कर रहा है। अब अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। दिस इज द ऑब्वियस थिंग। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में उस ओरिजिनल सेट के एलिमेंट के अलावा बाकी सब कुछ पड़ा होता है। और अगर वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कॉम्प्लीमेंट से तो वो लाजमी बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें अगेन हमारे पास वो ओरिजिनल सेट ही आ जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, ये जनरली उसने बात लिखी हुई है। ठीक है, अब वो बेसिकली प्रूव कर रहा है कि एक एलिमेंट लिया हमने ए से तो वो बिलोंग करे लेकिन वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। और ये जो ऊपर डेफिनेशन उसने जनरली डिफाइन किया तो इससे मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अब इससे हमारे पास आ जाएगा कि ए जो है वो हमारा सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का। अब उसके बाद राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट उठा लें, जैसे अगर एक्स बिलोंग करे ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो सिंगल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। और अगर सिंगल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब वो ओरिजिनल सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारे पास हो गया कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ओरिजिनल सेट ए का। तो ये हमारे पास छोटा सा प्रूफ था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल सेट ए। उसके बाद वो नेक्स्ट कह रहे हैं प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो पहला तो बहुत ईजी है। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन की क्या कि अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर हम सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास 5 आएगा। उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये बात पता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या होते हैं, सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। यानी कि एक यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, उसमें से ही हमारे पास ओरिजिनल सेट भी आ रहा होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा होता है। अब हम कहते हैं जी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स जो कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब है वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट में तो फिर भी पड़ा हुआ है ना, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में पड़े होते हैं। तो इसका मतलब हो गया ए सबसेट किसका है, यू का। उसके बाद वो हम अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अगर एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ तो इसका मतलब वो ओरिजिनल सेट में नहीं पड़ा हुआ। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका है, वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि दोनों का जो यूनियन है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब कह रहे हैं आप सपोज कर लें कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है। अगर वो यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो ए में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। अगर वो ए में भी है ए कॉम्प्लीमेंट में भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों के यूनियन में भी है। और अगर वो यूनियन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट किसका सबसेट हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का रोल क्या होता है कि वो यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करता है। मींस वो रोल्स इंटरचेंज कर देता है, डुअल नेचर होता है। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे इसका मतलब वो इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा।
क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ था। अब अगर वो उसके कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ था तो उसके इंटरसेक्शन में तो नहीं होगा ना, यानी कि इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ना वो ए में पड़ा हुआ है ना वो बी में पड़ा हुआ है। अगर ए में नहीं है तो इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसका मतलब दोनों के यूनियन में भी वो एलिमेंट पड़ा होगा। इससे हमारे पास क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो गई राइट हैंड साइड का। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड से। अब इधर से क्या आएगा कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट से, और हमने ये यूनियन की डेफिनेशन को ओपन की है। अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा, और अगर वो दोनों में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं पड़ा होगा, और अगर इनके इंटरसेक्शन में नहीं पड़ा होगा तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी पड़ा होगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट हो गई लेफ्ट हैंड साइड का। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत इजी सा प्रूफ था। उसके बाद आ जाए जी, अब पहले हमने इंटरसेक्शन वाला केस किया था, अब हम यूनियन वाला कर लेते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से आप जो है वो एक एलिमेंट ले लेंगे एक्स, ठीक है, और आप कहेंगे जी एलिमेंट एक्स जो है वो बिलोंग करे यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से। अगर वो उनके होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे इसका मतलब वो यूनियन बी में नहीं होगा। ए यूनियन बी में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ना वो ए में है ना वो बी में है। अगर ए में भी नहीं है वो बी में भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ए के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी लाजमी होगा। अगर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगा तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी लाजमी होगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का क्या हो गई, सबसेट होगी। उसके बाद अब आप एक एलिमेंट उठा लें राइट हैंड साइड से, अब कह दें जी एक्स बिलोंग करे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करे और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करे, लेकिन एक्स ना तो ए से बिलोंग करेगा ना तो बी से बिलोंग करेगा। अगर ए और बी से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो उनके यूनियन से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से लाजमी बिलोंग करेगा। तो इधर से हमारे पास ये चीज़ आ गई, राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बहुत ईजी था। उसमें आपको उन्होंने 3 सेट्स डिफाइन कर दिया था और उन्होंने आपको कहा था जी कि आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें, यानी कि ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। पहले आप सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे बी के साथ। फिर उन्होंने कहा था जी बी यूनियन सी फाइंड आउट करें, और उन्होंने सी कॉम्प्लीमेंट क्या डिफाइन किया है, सी विद इन एन, यानी कि एन इधर आपका बिहेव करेगा एज अ यूनिवर्सल सेट, और सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एन माइनस सी, यानी कि एन में से आप सी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ये भी आपने सेट्स को यूज़ करते हुए करनी थी। तो ये भी बहुत आसान चीज़ है, आप लोगों ने पहले की हुई है छोटी क्लासेस में। ठीक हो गया जी। तो आपने ये भी सेट्स को यूज़ करते हुए आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये सॉल्व कर लेनी है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, मैंने मेरा ख्याल है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 कोई और प्रोवाइड किया था। I don't have that question right now. अच्छा, वैसे तो ये भी प्रूफ ठीक था, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ था और वो बहुत ही शॉर्ट प्रूफ था। तो बेहतर है आप लोग उसी को फॉलो कर लें। तो मैंने आप लोगों को सेंड भी किया हुआ है कहीं ना कहीं, मैं दोबारा देखती हूँ। ठीक है, वैसे हम इसको भी एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं, लेकिन या इसको छोड़ दें, मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। वो सेंड करके तो उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे जी, if A and B are subsets of U and B complement denotes the complement of B within U, prove that A intersection B complement is equals to phi if and only if A is subset of B। कह रहे जी कि आपने ये प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास फाई आता है अगर A B का सबसेट हो। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या है जी, आप सपोज कर लें कि A इज सबसेट ऑफ B। अब इफ एंड ओनली इफ है तो पहले हमने जो उसने कंडीशन ली है उसको लेट करेंगे और
प्रूफ करेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई है, उसके बाद हम ये लेट करेंगे कि इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई है तो ए बी का सबसेट है, यानी कि ये टू वे प्रूफ है, इफ़ एंड ओनली इफ में हमने टू वे प्रूफ करना होता है, ठीक है, जिसको आप कन्वर्स भी कहते हो या वाइस वर्सा भी कहते हो। ओके, अब वो कह रहे हैं जी पहले आप ये सपोज कर लें कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाई के इक्वल है। इसके लिए हम एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करवा लेते हैं ए से, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन अगर वो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से तो वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक हो गया। अब इसका कन्वर्स कैसे होगा कि अब हमने सपोज करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाई है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। उसके लिए आप कह रहे हैं जी एक एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो एलिमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल है तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर यानी कि अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो ओरिजिनल सेट बी में पड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन आ गई कॉम्प्लीमेंट की, तो इससे हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये था कन्वर्स प्रूफ छोटा सा, जो कि बहुत ही ईजी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत आसान है। हमने कहना जी कि जो ओ ऑफ ए है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, और इफ एंड ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, तो आप प्रूफ करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि बेसिकली हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रूफ करना है। अब इसमें हम 4 डिफरेंट केसेस मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ले लेंगे केस 1 में कि जब हमारे पास ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट साइड्स हों। डिसजॉइंट साइड्स हों मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। उसके बाद सेकंड जो केस होगा वो होगा ए और बी जो हैं वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स मीन्स उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट्स दोनों के ज़रूर कॉमन होंगे, ठीक है। थर्ड केस है जब दो सेट्स होंगे हमारे पास ए और बी, और अगर हम कह दें जी ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि बिगर सेट क्या होगा बी और उसके अंदर एक स्मॉलर सेट ए पड़ा हुआ है। और जो फोर्थ केस होगा वो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है, यानी कि बिगर जो सेट है वो कौन सा होगा, ए होगा, और उसके अंदर स्मॉलर सेट कौन सा पड़ा होगा, बी, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं जिसके लिए हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम देखते हैं। ये आपने ऐसे साथ फिगर बना लेनी और आपने कह देना जी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b जो है वो n है। अच्छा, अभी देखें अगर हम दोनों का यूनियन लें ए यूनियन बी तो क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं ना, यानी कि वो क्या आ जाएगा m प्लस n। और ए इंटरसेक्शन बी ले, लेकिन इनमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या एम्प्टी आ जाएगा। तो इधर से आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी जो आपने बेसिकली प्रूफ करनी थी उसमें आपने वैल्यूज पुट की और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड के, देखा कि वो इक्वल आती भी है कि नहीं आती, लेकिन इस केस में आ रही है। जैसे ए यूनियन बी एम प्लस एन था और ए इंटरसेक्शन बी 0 था, दोनों को ऐड किया तो फिर भी एम प्लस एन ही आया। और अगर हम सेपरेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो भी हमारे पास क्या आते हैं, वो एम प्लस एन ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब हम केस 2 देख लेते हैं जब हमारे पास जो सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को हम m कह देते हैं, जो कॉमन पार्ट में पड़े हैं उनको हम n कह देते हैं, और जो b में पड़े हैं उनको हम l कह देते हैं। अब अगर हम इनका यूनियन लें तो यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के भी बी के भी और कॉमन पार्ट के भी, यानी कि m प्लस n प्लस l आ जाएगा। और अगर हम इंटरसेक्शन के लें तो सिर्फ एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये कॉमन पार्ट के यानी कि l के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, और अगर हम खाली a के देखें तो क्या आएंगे, m प्लस n, और अगर खाली b के एलिमेंट्स देखें तो क्या आएंगे, n प्लस l, ठीक है। अब दोनों को जो उन्होंने कंडीशन दी थी दोनों को कंबाइन करके देखें
तो हमारे पास क्या बनता है, ए यूनियन बी ये बन रहा है, ए इंटरसेक्शन भी खाली एन बन रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये बनता है। तो आप ये देखें एम प्लस एन किसका बनता है, ए का ऑर्डर बनता है, और एन प्लस एल किसका बनता है, बी का। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हैं। उसके बाद आ जाता है जी जब ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा एम, और ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगा एन। तो जब दोनों को ए यूनियन बी लेंगे तो एन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो एम आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एम प्लस एन आएगा। तो इससे भी हमारे पास लेफ्ट प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसके बाद केस 4 सेम है, ये भी आप देख लीजिएगा जैसे ऊपर किया था। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया है कि फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट। उसने आपको नीचे प्रॉपर्टीज दी हैं और उसने कहा है जी आपने इनको प्रूव करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन जो नहीं आएगी वो ये यूज होगी कि हमारे पास ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इनमें बार बार इस्तेमाल होनी है, ठीक है। डिफरेंस में आपने एक ये प्रॉपर्टी को याद रखना है कि ए डिफरेंस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दूसरा ये डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज होगा कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो वो ओपन होकर इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और सेपरेट हर सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं सी माइनस ए यूनियन बी किसके इक्वल है, सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी के। अच्छा, अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें दैट इज सी माइनस ए यूनियन बी, तो अगर अब हम उनने जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो हम वो अप्लाई कर देते हैं, यानी कि सी माइनस ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अभी कॉम्प्लीमेंट बाहर था, आप इसको अंदर जाके सेपरेट कर दें, क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस इंटरसेक्शन को आप सेपरेट कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को हम सी माइनस ए लिख सकते हैं और सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम सी माइनस बी लिख सकते हैं, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया सी माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख लें, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी के ऑपोजिट है, ये भी वैसे ही होनी है। ये देखें सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन को अंदर सेपरेट कर लें, वो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब सी का जो इंटरसेक्शन है उसको सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन सेंटर में आ गया, और सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को हम सी माइनस ए लिख सकते हैं और सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम सी माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी माइनस ए यूनियन सी माइनस बी। उसके बाद आ जाए जी थर्ड में हमने प्रूफ करना है बी माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब बी माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर हम ये वाले अब इस पे दोबारा, अब पहले तो हमने अंदर लगाई थी ये वाली प्रॉपर्टी, अब आप बाहर भी ये लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, बी इंटरसेक्स, पहले तो इस वाले बी माइनस ए पे हमने प्रॉपर्टी लगाई वो वाली जो कि कन्वर्ट हो गया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में। अब ये जो बाहर वाला माइनस पड़ा उस पर वो अगेन वो प्रॉपर्टी आप लगा दें तो बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो अंदर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन, अब जब आप ये इसको अंदर कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में और ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये बी वैसे ही आ गया, इंटरसेक्शन वैसे ही आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही आ गया, यूनियन भी वैसे ही आ गया, और ए का डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ए के। ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी कि किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो ओरिजिनल सेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप जो ये वाला इंटरसेक्शन है इसको सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेंटर में आ जाएगा यूनियन और बी इंटरसेक्शन ए। अब हमें पता है दो सेट्स का आपस में सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, तो वो आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। तो इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और इंटरसेक्शन टू सेट्स का कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
तो इससे हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, दैट इज b माइनस a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b. ओके, now the d is a minus b union b minus a is equals to a union b minus a intersection b. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लें और इसमें हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, ये हमने गालिबन फर्स्ट जो है वो प्रूव किया कि c माइनस ए इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, c माइनस ए यूनियन c माइनस b के. अब देखें जी, तो a यूनियन b को हम कैसे लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस ए, बीच में आ गया यूनियन, और फिर इसको हम a इंटरसेक्शन b को कैसे लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस b. अब ये चूंकि माइनस था तो इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, दो आ जाएगा a यूनियन b, माइनस की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इससे a का कॉम्प्लीमेंट आ गया. इसके इसी तरह इसमें ये माइनस इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया और b बन गया b का कॉम्प्लीमेंट. अब ये इंटरसेक्शन सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट. उसके बाद ये वाला यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई, ये भी फाई हो गया, ये भी फाई हो गया, तो खाली क्या बचा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस है, और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b. तो ये दोनों के यूनियन के इक्वल हो गया. और जी यूनियन हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, तो चाहे आप पहले इसको लिख लो या पहले इसको लिख लो, बात एक ही है और यही हमारे पास रिक्वायर्ड था. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में था ए यूनियन इनटू इंटरसेक्शन आई बी आई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई ए यूनियन बी आई. ये बेसिकली जो है वो बहुत कह लो कि इजी ही स्ट्रैटेजी इसमें यूज हुई हुई है कि ए यूनियन बी आई ले लो और बाद में उनका इंटरसेक्शन ले लो, वो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं. हम क्या करेंगे, एक एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करेगा. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पड़ा हुआ है तो इसका मतलब एक्स ए में भी पड़ा है और उनके इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है. इंटरसेक्शन आई बी आई में, इंटरसेक्शन आई बी आई को खोलें, बी आई बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन अप टू बी एन या बी आई लिख लो. सबके इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो हर एक में भी है, यानी कि b1 में भी है, कॉमा b2 में भी है, कॉमा bi में भी है. तो इसका मतलब हम इसको जनरली लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर गया है bi से. ठीक है, अब x a में भी पड़ा हुआ है और अब ये भी प्रूव हो गया कि x bi में भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में भी होगा. ठीक है, और bi की वजह से हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन में है तो ऑब्वियसली बात है उनके इंटरसेक्शन से भी वो बिलोंग कर देगा, यानी कि सबके यूनियन में तो ऑब्वियसली बात है सबके इंटरसेक्शन में भी होगा क्योंकि x जो है वो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट बन गई राइट हैंड साइड का. इसी तरह आप एक y एलिमेंट ले लें जो कि राइट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है, राइट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a यूनियन b में आई में आ गया, a में भी पड़ा होगा, बी आई में भी होगा, बी आई में पड़ा है तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब a और इंटरसेक्शन बी आई दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि ए में भी है और इंटरसेक्शन ऑफ बी आई में भी है तो दोनों के यूनियन में भी होगा. इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का. तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आ जाएगा राइट हैंड साइड. ये भी बी वाला पार्ट भी सेम ही है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा. अच्छा, ये जो सी वाली है ये तो बहुत ही आसान है कि यूनियन ए आई होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन ए आई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, यानी कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट को जब हम ओपन करेंगे तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमने क्या किया, टेक यूनियन ए आई होल कॉम्प्लीमेंट, ए आई होल कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए आई है तो ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फोर अप टू ए आई. अब डी मॉर्गन्स लॉ, अब हम कॉम्प्लीमेंट को अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए वन कॉम्प्लीमेंट वो सारे यूनियंस जो हैं वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ए वन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए थ्री का कॉम्प्लीमेंट अप टिल ए आई कॉम्प्लीमेंट. तो यानी कि सबके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में भी वो चीज़ होगी कॉमन, हम लिख सकते हैं. तो यही हमें चाहिए था. उसके बाद जो डी वाली प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है कि इंटरसेक्शन ए आई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, तो ये भी वैसे ही होना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि कोफाइनाइट सेट्स की बात की हुई है कि हम एक सेट को दूसरे सेट का कोफाइनाइट कब कहते हैं, अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो पहले सेट के अंदर पड़ा हो या फाइनाइट हो, यानी कि जैसे अगर ए सबसेट बी जो है
बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स भी अगर ए में पड़े में तो हम कहेंगे जी बी हमारा क्या है, कोफाइनाइट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कोफाइनाइट है अगर बी और सी जो है वो दोनों कोफाइनाइट ए सबसेट्स हैं ए के। बी और सी दोनों कोफाइनाइट सबसेट्स हैं ए के, इसका मतलब क्या हुआ कि बी का कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में पड़े होंगे और नंबर उनका क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा जी, इफ एंड बी एंड सी आर कोफाइनाइट सबसेट्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी जो है वो ए के सबसेट्स हैं। अगर कोफाइनाइट सबसेट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके सबसेट्स बी हैं। और इससे हमें क्या बात पता लगेगी कि सी का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट वो ए के अंदर क्या है, फाइनाइट है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, कोफाइनाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, बी एंड सी जो है दोनों सबसेट्स हैं ए के, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। और अगर हम बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसको ओपन करें तो वो बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इससे हमें क्या पता लग गया कि बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या है, फाइनाइट है, और दोनों का यूनियन भी क्या होगा, वो भी फाइनाइट होगा। अब चूंकि फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट भी ए में पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई कि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा कोफाइनाइट है। चलें जी, आज तो ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह अख्ताम को पहुंची है। अब मैंने सारी एक्सरसाइज रिवाइज भी करा दी, अब इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से 1000 टाइम्स ये रिपीट हो गई है। एक दफ़ा आप लोगों ने की, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी मैंने कराई और आज सारी मैंने एक दफ़ा रिव्यू कर दी। तो अब ये एक्सरसाइज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स वाला, उसको खुद भी रीड आउट करना है। तो पहले मैं आप लोगों से कल क्वेश्चनिंग करूंगी कि आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, क्या समझा, उसके बाद मैं खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है और सबसे पहले डिस्कशन होगी, आप लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी मुश्किल या परेशानी हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मुझसे आप लोग किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।